वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आर्किटेक्चरल डिजाइन पर बात करने वाले हैं। ये उन एप्लीकेशंस के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है जिनकी यूजर्स आप देखिए पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसे कहते हैं जियोड पैटर्न। तो सोचिए कोई सर्विस है जिसका मान लीजिए एक बड़ा लॉन्च है। यूजर्स टोक्यो, लंदन, संपाउलो हर जगह से एक साथ लॉग इन कर रहे हैं। अब ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सबको एक जैसा तेज और भरोसेमंद अनुभव मिले? और क्या होगा अगर किसी एक शहर का पूरा डेटा सेंटर ही ऑफलाइन हो जाए? और हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट का सोर्स मटेरियल है वो इन्हीं सवालों का एक बहुत ही शानदार जवाब देता है। जियोड पैटर्न जो है वो पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है। देखिए, अब तक हम हमेशा यही सोचते थे कि डेटा को कंप्यूट के पास कैसे लाया जाए, लेकिन ये पैटर्न कहता है कि कंप्यूट को ही डेटा के पास ले जाओ। अच्छा। और यही इसका सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। वाह, ये तो सोचने का तरीका ही बदल देता है। मतलब कंप्यूट को डेटा के पास ले जाओ। तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। जियोड, ये नाम सोर्स के मुताबिक जियोग्राफिकल नोड से बना है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी बैकएंड सर्विस की कई हूबहू पूरी तरह से सेल्फ कंटेन्ड कॉपीज बनाते हैं, जिन्हें जियोड्स कहा जाता है। जियोड्स? हाँ, और उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉय कर देते हैं। हर जियोड अपने आप में पूरा होता है। यानी हर जियोड अपने आप में एक मिनी डेटा सेंटर की तरह है जो पूरी एप्लीकेशन चला सकता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर जियोड किसी भी क्षेत्र के किसी भी क्लाइंट से आने वाली किसी भी रिक्वेस्ट को सर्विस दे सकता है। ये एक एक्टिव स्टाइल है जहां कोई भी जियोड स्टैंड बाय पर नहीं होता। सब एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, सब एक साथ हर समय। इससे न सिर्फ स्पीड बढ़ती है बल्कि सिस्टम की ओवरऑल रिलायबिलिटी भी कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर इन सारी कॉपीज को सिंक में रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी, है ना? जरूर। कोई बहुत स्मार्ट सिस्टम होगा जो ट्रैफिक को सही जगह भेजता है और ये भी पक्का करता है कि हर जगह डेटा एक जैसा रहे। बिल्कुल। और यहीं पर दो मुख्य कंपोनेंट्स काम आते हैं जो इस पूरे आर्किटेक्चर की नींव हैं। पहला है एक ग्लोबल लोड बैलेंसर, जैसे कि अज्योर फ्रंट डोर। एक तरह का स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये एनीकास्ट राउटिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि यूजर के ट्रैफिक को हमेशा सबसे नजदीकी और सबसे तेज जियोड पर भेजा जा सके। यूजर को पता भी नहीं चलता कि उनकी रिक्वेस्ट दुनिया के किस कोने में सर्विस हो रही है। और दूसरा कंपोनेंट जरूर डेटा से जुड़ा होगा। हाँ, दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एक जियो रेप्लिकेटेड डेटाबेस, जैसे अज्योर कॉस्मोस डीबी। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो दुनिया के कई क्षेत्रों में अपनी कॉपीज बना सकता है और उन्हें आपस में सिंक में रख सकता है। अच्छा, तो यही वो बैकप्लेन है जो सबको जोड़ता है। सही कहा। जब किसी एक जियोड में डेटा अपडेट होता है तो ये बैकप्लेन उस अपडेट को बाकी सभी जियोड्स तक पहुंचा देता है, जिससे डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये समझना जरूरी है कि ये क्लासिक डिजाइन से इतना अलग क्यों है। मतलब पहले क्या समस्याएं आती थी? देखिए, क्लासिक अप्रोच में अक्सर डेटा एक सेंट्रलाइज्ड या कहिए रिमोट एसक्यूएल सर्वर में होता था और सारे कंप्यूटर उसी एक जगह से डेटा लेते थे। और जब सर्विस ग्लोबल होती थी तब दिक्कत आती होगी। हाँ, तब तीन बड़ी समस्याएं सामने आती थी। पहली तो शायद दूरी ही होगी, लेटेंसी। बिल्कुल। पहली और सबसे बड़ी समस्या थी नेटवर्क लेटेंसी। अगर सर्वर अमेरिका में है और यूजर ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट हो रहा है तो वो जो देरी होती है वो यूजर एक्सपीरियंस को खराब कर देती है। बहुत खराब। कुछ 100 मिलीसेकंड की देरी भी बहुत भारी पड़ सकती है। और ट्रैफिक का अचानक बढ़ जाना वो भी एक बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ, वो दूसरी बड़ी समस्या थी, ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगर किसी एक क्षेत्र में अचानक ट्रैफिक बढ़ जाए तो एक ही रीजन के सर्वर पर इतना लोड आ जाता था कि वो ठप पड़ सकते थे। और सर्विस ठीक उसी समय डाउन हो जाती थी जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बुरे सपने जैसा है। और इन सब को मैनेज करने की लागत भी तो होगी। और वही थी तीसरी समस्या, लागत और जटिलता। 24/7 सर्विस देने के लिए कई क्षेत्रों में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉपी तैनात करना बहुत महंगा और मैनेज करने में बेहद जटिल था। तो जियोड पैटर्न इन तीनों समस्याओं को एक ही बार में हल करता है। हाँ, कंप्यूट को डेटा के पास ले जाकर। तो इसका मतलब एक जियोड का ऑफलाइन हो जाना सिस्टम के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह के और कौन से गुण हैं जो जियोड को इतना खास बनाते हैं? सोर्स मटेरियल में इसके कुछ खास गुणों का जिक्र है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ कंटेन्ड। एक मिनट,
तो इसका मतलब है कि एक जियोड को बाकी दुनिया से काट भी दिया जाए तब भी वो काम करता रहे। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर एक जियोड का बाहरी दुनिया से नेटवर्क कनेक्शन टूट भी जाए तो भी वो अपने क्षेत्र में आने वाली रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है। कमाल है। वो किसी दूसरे जियोड पर निर्भर नहीं है। और दूसरा गुण तो लचीलेपन, मतलब रेजिलियंसी से ही जुड़ा होगा। हाँ, दूसरा गुण है लचीलापन। अगर किसी एक क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या होती है और एक पूरा जियोड ऑफलाइन हो जाता है तो ग्लोबल लोड बैलेंसर अपने आप ट्रैफिक को सबसे नजदीकी दूसरे जियोड पर भेज देता है। सही। यूजर्स को शायद पता भी न चले कि कोई समस्या हुई है। इसका मतलब ये है कि आप जितने ज्यादा जियोड्स जोड़ते हैं आपका पूरा सिस्टम उतना ही ज्यादा रेजिलिएंट होता जाता है। ये तो सिस्टम को लगभग अभेद्य, मतलब इनविंसिबल बना देता है। सोर्स में एक तीसरे गुण का भी जिक्र है, हमेशा एक समूह में काम करते हैं। अच्छा, तो उनकी ताकत ही उनके समूह में है। बिल्कुल, यही चीज उन्हें डिप्लॉयमेंट स्टैम जैसी दूसरी अवधारणाओं से अलग करती है जो अकेले भी हो सकती हैं। तो इस पैटर्न को हकीकत में लाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर इसे लागू करना आसान नहीं लगता। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए मॉडर्न क्लाउड टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस की नींव पर काम करना होता है। सबसे पहले आपको एक बहुत मजबूत डेवऑप्स कल्चर और टूलिंग की जरूरत होगी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड और CI/CD पाइपलाइंस। हाँ, क्योंकि आप मैन्युअली दर्जनों जगहों पे एक जैसा सेटअप नहीं कर सकते। और हर जियोड को अपने लोकल ट्रैफिक को भी तो संभालना होगा। सही कहा। इसके बाद आता है ऑटो स्केलिंग। हर जियोड को लोकल ट्रैफिक के हिसाब से खुद को स्केल करने में सक्षम होना चाहिए। अगर किसी जियोड पर लोड बढ़ता है तो वो अपने आप ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे और लोड कम होने पर वापस स्केल डाउन हो जाए। इससे परफॉर्मेंस भी बनी रहती है और लागत भी कंट्रोल में रहती है। बिल्कुल। सोर्स में सर्वलेस टेक्नोलॉजी का भी जिक्र है, वो यहाँ कैसे फिट होती है? सर्वलेस टेक्नोलॉजीज जैसे एज्योर फंक्शंस यहाँ बहुत कारगर हैं। इनका इस्तेमाल लागत को काफी कम कर सकता है क्योंकि आप सिर्फ इस्तेमाल हुए रिसोर्सेज के लिए ही भुगतान करते हैं। मतलब अगर किसी जियोड पर ट्रैफिक नहीं है तो लागत लगभग शून्य होगी। हाँ, ये ऑलवेज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर के भारी लागत से बचाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या हर जियोड में डेटा की कॉपी रखने से लागत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती? और सुरक्षा का क्या? ये बहुत जरूरी सवाल है। डेटा रेप्लिकेशन की लागत होती है, इसीलिए अज्योर कॉस्मोस डीबी जैसे मजबूत डेटा स्टोर की जरूरत है। और जहां तक सुरक्षा की बात है तो हाँ, खतरे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ज्यादा एंट्री पॉइंट्स होते हैं ना? सही। इसीलिए अज्योर की वॉल्ट जैसी सर्विसेज से हर लेयर पर उचित सुरक्षा उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। सोर्स में परफॉर्मेंस और लागत के बीच संतुलन बनाने की बात भी कही गई है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। सवाल ये उठता है, क्या ज्यादा जियोड्स डिप्लॉय करना बेहतर है या फिर कम जियोड्स रखकर उनमें प्रीमियम टियर के ज्यादा शक्तिशाली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना बेहतर है? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं होगा। नहीं है। ये एप्लीकेशन के लोड पैटर्न पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब सिर्फ असली लोड टेस्टिंग के बाद ही मिल सकता है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये पैटर्न किन स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है? ये उन बड़े पैमाने के प्लेटफॉर्म्स के लिए एकदम सही है जिनके यूजर्स एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। जैसे कोई ग्लोबल ई-कॉमर्स साइट या कोई ऑनलाइन गेमिंग सर्विस। हाँ, या फिर ऐसी कोई भी सर्विस जिसे अत्यधिक उपलब्धता, मतलब एक्सट्रीम अवेलेबिलिटी की जरूरत हो। क्योंकि जैसा हमने चर्चा की, ये एक साथ कई सर्विस क्षेत्रों के ठप होने की स्थिति को भी झेल सकता है। और ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्योंकि कोई भी आर्किटेक्चरल पैटर्न हर समस्या का समाधान तो नहीं होता। बिल्कुल सही। ये हर मर्ज की दवा नहीं है। ये उन स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है जहां डेटा रेजिडेंसी की आवश्यकताओं के कारण सभी जियोड्स में एक जैसा डेटा नहीं रखा जा सकता। जैसे किसी देश का कानून कहता हो कि डेटा देश के बाहर नहीं जा सकता। हाँ, तब ये पैटर्न टूट जाता है। या अगर यूजर्स भौगोलिक रूप से फैले हुए नहीं हैं, तो इसकी जटिलता का कोई फायदा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पैटर्न केवल क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट के लिए है। किसी पुराने लेगेसी सिस्टम में इसे फिट करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर 3 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली बात यह है कि जियोड पैटर्न वैश्विक यूजर बेस के लिए लेटेंसी को कम करने और उपलब्धता को बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। दूसरा, शायद वो वैचारिक बदलाव है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात है इसका मूल सिद्धांत, कंप्यूट को डेटा के पास लाना। ये पारंपरिक आर्किटेक्चर से एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। और तीसरी बात शायद इसकी सीमाओं से जुड़ी है। सही है।
और तीसरी बात यह है कि इसे लागू करने के लिए मॉडर्न क्लाउड सर्विसेज और डेवऑप्स प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं, और यह हर एप्लीकेशन के लिए सही समाधान नहीं है। और हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार जिस पर वे और सोच सके। बिल्कुल। देखिए, ये डिज़ाइन पैटर्न आर्किटेक्चर को अत्यधिक डिस्ट्रीब्यूटेड और डीकपल्ड बना देता है। सोर्स में बताया गया है कि एक यूज़र के रिक्वेस्ट के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग जियोड्स पर एसिंक्रोनस रूप से प्रोसेस हो सकते हैं। अच्छा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ऐसे पूरी तरह से अलग-थलग सिस्टम में आप किसी एक रिक्वेस्ट के प्रदर्शन या विफलता को शुरू से अंत तक कैसे ट्रैक करेंगे? मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी। एक मजबूत मॉनिटरिंग रणनीति तो जरूरी है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये डीकपलिंग किस हद तक स्केलेबिलिटी के लिए फायदेमंद है और कब ये सिस्टम की जटिलता को इतना बढ़ा देती है कि उसे मैनेज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक ऐसा संतुलन है जिसके बारे में हर आर्किटेक्ट को सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।